बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आयन। आयन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूट्रल एटम का कंसेप्ट होना चाहिए। हमने एटम तो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसी में हमने आपको याद है कि एक बात पढ़ी थी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो वहाँ मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जो होते हैं उसको कहते हैं। और जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर एक एटम न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल एटम उन्होंने ले लिया है ए। अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 उसमें प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, और इसका मतलब न्यूक्लियस पे 11 पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस से बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव 11 और नेगेटिव 11 जब मैथ में उसको ऐड करते हैं तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसलिए यहाँ सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। इसी तरह ये ए कोई एटम है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सोडियम है, इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव 11 माइनस 11 को मैथ में जब ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसके ऊपर 0 चार्ज है। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एटम, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वल तादाद में हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दें, रिमूव करवा दें, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, जैसे मैंने मिसाल दी सोडियम है तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन अभी भी 11 है, तो प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा हो जाएगी। इस केस में 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे विच इज ग्रेटर देन 10 नेगेटिव चार्जेस। बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये हुआ जब इसका नेट निकालेंगे आप 11 पॉजिटिव और -10 का, तो आपके पास नेट आएगा +1, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस न्यूट्रल स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस स्पीशी को हम बोलेंगे आयन। सेम इसी तरह इसी न्यूट्रल स्पीशी में अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दें तो फिर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी। इसकी मिसाल ये देखें कि ऑक्सीजन के पास का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर देते हैं तो प्रोटॉन तो अभी भी 8 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय 9 हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे तो 9 नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव 8 रह जाएंगे, तो जब नेट निकालेंगे तो आंसर -1 आएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा हो गए, तो ये जो हासिल होने वाली स्पीशी है ये भी आयन कहलाएगी। यानी कि फिर आयंस क्या होते हैं? दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो या किसी स्पीशी में नेगेटिव चार्ज हो वो आयन कहलाएगी। वो किसी एटम में से पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब लूज करता है उससे बनने वाले आयन को हम कहते हैं कैटायन। उसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, और जब गेन करता है तो उसमें प्रोटॉन की तादाद से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस बनने वाले आयन को एन आयन कहते हैं। कंबाइन करें तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? आयन। तो ये आपको सिंपल सा कंसेप्ट आयन का पता चल गया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो हासिल होने वाली स्पीशी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उस हासिल होने वाली स्पीशी को हम क्या बोलेंगे? आयन। एक बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात, इसकी दो टाइप्स हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन क्या होता है? ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बने, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसको हम बोलते हैं कैटायन। इसकी मिसाल आपके सामने कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, 11 में से 10 माइनस किया तो +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। सेम इस तरह मैग्नीशियम के पास 12 एटॉमिक नंबर है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्रोटॉन अभी 12 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए? 10। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर 2+ आ जाएगा, तो इसको हम डाई पॉजिटिव आयन। इसी तरह एल्यूमिनियम के
वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन हम अगर रिमूव कर दें तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन थे जब न्यूट्रल था, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और प्रोटॉन अभी भी 13 है, 13 है। 13 में से 10 माइनस करें तो आंसर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव आयन कब बनता है, कैटायन कब बनता है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। याद रखें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, बाहर क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आपने कूलम्स फोर्स के नाम से पढ़ा था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, फर्ज करिए सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप जब तक इसको आप एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होगा। इससे पता चला जब जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन बनाना होगा, आपको सिस्टम को, एटम को या स्पीशी को आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी सप्लाई करें तो फिर वो प्रोसीड करे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इससे पता चला कैटायन, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, यूनिपॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, ये सारे के सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। अगली बात क्या याद रखनी है कि जब कोई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होती है, देखें जैसे सोडियम के 3 शेल्स होते हैं, अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने की होगी, आगे भी जाके हम पढ़ेंगे कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और 2 10 और थर्ड में 1 11 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 शेल्स होते हैं। जब आप ये बैलेंस शेल के 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पीछे 2 शेल्स रह जाते हैं। तो सोडियम का यहाँ 3 शेल्स हैं, जब वो न्यूट्रल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में था, जो ही कैटायन बना, पॉजिटिव आयन बना, उसके शेल 2 रह गए हैं। तो इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज लार्ज है। इससे पता चला जब भी पॉजिटिव आयन बनेगा वो अपने पेरेंट एटम जिससे वो बना होगा उसका साइज हमेशा स्मॉलर होगा। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो कैटायन है इज ऑलवेज स्मॉलर फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम इन साइज। कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होगा, ये भी आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आपको जो टोटल बातें बताई हैं उसमें याद रखें, सबसे पहले पॉजिटिव आयन कब बनता है, कैटायन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव 1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 3 पॉजिटिव। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, कैटायन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है मैंने बता दिया। तीसरी बात कि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो वो एटम जो होता है आयन बनने के बाद उसका साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल हो जाता है। एक वजह यह है कि शेल यहाँ पे कम हो जाता है, दूसरा इसकी वजह यह भी है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रोंगली अपनी तरफ पुल करते हैं, जिस वजह से साइज श्रिंक हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। एक बात। उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है इससे रिलेटेड कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और एक आखिरी बात है इससे रिलेटेड कि पॉजिटिव आयंस बनाता कौन है, तो याद रखें मोस्ट प्रोबेबल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनको आप मेटल्स कहते हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ये जो मेटल्स हैं इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है, ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन की डेफिनेशन लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, तीसरा पॉइंट इनका साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होता है, चौथा पॉइंट ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, पांचवा पॉइंट कि मेटल्स नॉर्मली पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। अब आ जाए एनाइन की तरफ। हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन कब होगी, उसका ऑपोजिट, जब कोई न्यूट्रल स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम एनाइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल पहले देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे, प्रोटॉन अभी भी 8 है। अब नेगेटिव का 9 हो गया, पॉजिटिव का 8 है, तो नेगेटिव के 9 में से पॉजिटिव 8 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा, तो ये यूनिनेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जब याद रखें जब किसी न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो वो अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है, और अट्रैक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, याद रखें। ये पॉइंट हम तफसील के साथ आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आने से अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और रिपल्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये बात याद रखिए। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आया तो इस न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उससे एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये यूनिनेगेटिव आयन बन जाएगा। लेकिन जब इस यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहेंगे ताकि ये डाई नेगेटिव आयन बन जाए, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे आपने, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ हमने कहा था चाहे पहला इलेक्ट्रॉन निकालें एंडोथर्मिक, दूसरा निकालें एंडोथर्मिक, तीसरा निकालें वो भी एंडोथर्मिक, लेकिन यहाँ एक ऐड किया एक्सोथर्मिक, लेकिन जब दूसरा ऐड करेंगे तो ये एक्सो से क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसकी रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी। क्यों? देखिए मैंने कहा था जब ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, ये बात याद रख लेनी आपने, एक्सोथर्मिक होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये नेगेटिव पहले से मौजूद है और इस नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ऑन दिस स्पीशीज, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन क्या होती है, मैंने अभी बताया था, एंडोथर्मिक। दूसरी तरह इसको भी याद रख सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको कहेगा मैंने तुम्हें अकोमोडेट नहीं करना, रिपेल करेगा, उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उस इलेक्ट्रॉन को वहां आप क्या कर सकें, अकोमोडेट करवा सकें। इसलिए यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए जब भी आप डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे तो ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सो नहीं होगा। इसी तरह जब तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज में ऐड करेंगे तो वो भी रिपल्शन होने की वजह से उसमें भी आपको एंडो प्रोसेस करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ एक्सो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट अब जो मैंने लिखी है ये याद रखें, नोट कर ले इसको। ओनली -1 यानी कि ओनली यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, सिर्फ यूनिनेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा आप +1 बनाएं, +2 बनाएं, +3 बनाएं, -2 बनाएं, -3 बनाएं, ये सारे आयन फॉर्मेशन जो है, यानी कि आप +1, +2, +3, -2, -3, ये तमाम प्रोसेस क्या है, एंडो, जबकि सिर्फ यूनिनेगेटिव आयन एक्सो है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इसके लिए मैं अगर सारी बातों को इकट्ठा करूं तो मैं कहूंगा ऑल द आयन फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक एक्सेप्ट यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन विच इज एक्सोथर्मिक। तो ये एनायन के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, एंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा क्या याद रखना है आपने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यहाँ मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, रिडक्शन। ये बात आपने याद रखनी है, तीसरी इसमें याद रख लेनी है। उसके बाद जब यहाँ हमने कहा था कि एटम से जब आयन बना तो साइज छोटा हो गया था, लेकिन यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी अकोमोडेशन के लिए रिंग एक्सपैंड होता है, जिससे साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए आप याद रखें कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, जबकि एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से लार्ज होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से जो आखिरी बात अब हम बात इसकी जो है वो ये है कि कौन सी स्पीशीज नेगेटिव आयन बनाती हैं। याद रखें तो वो जो नॉन मेटल्स हैं नॉर्मली वो नेगेटिव आयन्स बनाती हैं, और -1 जब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। 2 नेगेटिव कब आते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे कोई स्पीशी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे कोई एटम तो वो 3 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे एंडोथर्मिक, ये यूनिनेगेटिव एक्सो है, बाकी सारे एंडो है। इसमें साइज स्मॉल होता है, इसमें साइज लार्ज होता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। ये नॉर्मली मेटल्स ये पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करती हैं, और ये नॉर्मली नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिव आयन्स फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है ये ग्रुप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन्स कैटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अमोनियम आयन आपने सुना हुआ है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, तो अमोनियम NH4 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव फॉर्म में है। और ये कार्बोकेटाइन जो होते हैं
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जाकर पढ़ेंगे, जिससे फिलहाल इसको अपने याद रखना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसको बोलते हैं लेस अबंडेंट। ये एल डॉट ए का मतलब यहाँ पे क्या है, लेस अबंडेंट। ये नेचर में लेस एग्जिस्ट करते हैं, लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जबकि नेगेटिव आयन ये कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, ये सारे आपने 9th में पढ़े हुए हैं। ये मोर अबंडेंट होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा तादाद में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ये लेस क्वांटिटी में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इससे बोलते हैं लेस अबंडेंट और ये मोर अबंडेंट। ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आ सकता है, इसके अलावा इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस के वाले से था। कैटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। ये लेस अबंडेंट है, ये मोर अबंडेंट है। और ये आपको बात समझने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंडरी में जाके आएगी। फिलहाल इसको आपने बस पढ़ लेना है। तो ये हमारा आयन का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर आयन। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।